हेलो एनिमी लवर, स्वागत है हमारे चैनल एनिमी गुरुजी पर। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड को। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनबू दिखाया जाता है और वो सो रहा होता है एंड तभी उसकी बहन जीना का कॉल आ जाता है जो उसे याद दिलाती है कि आज उसे जीना के स्कूल आना है पेरेंट्स मीटिंग के लिए। जिनबू अब तैयार होकर जल्दी से स्कूल पहुँच जाता है और उसे देखकर जीना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले से काफी अलग लग रहा था। उसने नए कपड़े पहने थे और काफी बदला बदला लग रहा था। स्कूल की लड़कियां जिनबू को देखकर फिदा हो जाती है और इस बात पर जीना जिनबू को बोलती है तुम्हारी किसी से सेटिंग कराऊं। एंड उसके बाद मीटिंग के दौरान जीना की टीचर उसकी तारीफ करती है क्योंकि वो बहुत होशियार स्टूडेंट होती है। इसके बाद जीना की टीचर जिनबू से पूछती है कि अगर जीना की अवेकनिंग होती है तो क्या जिनबू उसे हंटर बनने देगा, जिस पर जिनबू उसे साफ मना कर देता है क्योंकि हंटर वाले काम में बहुत खतरा होता है। ये सुनकर टीचर बोलती है कि मुझे यही उम्मीद थी तुमसे और उसे जीना की फ्रेंड सांग के बारे में बताती है जो कि एक हंटर बनने की जिद पर अड़ी हुई है। बाद में जिनबू सांग के पास जाकर उससे मिलता है जिसे अब जाकर पता चलता है जिनबू जीना का भाई है। जिनबू सांग को समझाने लगता है लेकिन वो कहती है कि वो हंटर वाला काम कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर जिनबू उसे अपने साथ ले जाता है। और दूसरी तरफ हम होंगडुंग को देखते हैं एंड ये अमेरिका से कोरिया आया होता है और ये एस रैंक का हंटर होता है। डोंगसू सीरियस होकर बोलता है तुम मुझे रोक पाओगे अपनी एबिलिटी के साथ। तो बेसिकली बात यह है कि डोंगसू बहुत ज्यादा ताकतवर है। चोई ये कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हम हंटर गिल्ड के हेड क्वार्टर्स को देखते हैं। इधर चोई गोन को अपनी थर्ड रेड के बारे में बता रहा होता है जो कि जो आइलैंड पे हुई थी। चोई इस मिशन को लीड कर रहा होता है। वो बताता है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक चीज सामने आई है। वो आइलैंड के ऊपर उनके अंदर विंग्स भी निकल आई हैं। अब वो उड़ना सीख रहे हैं। खुशी की बात तो ये है कि उनके एवोल्यूशन के बाद अभी वो कुछ ज्यादा लंबे समय के लिए उड़ नहीं सकते एंड वो थोड़े समय बाद ही डूब जाते हैं पानी के अंदर। लेकिन बस कुछ समय की बात है, उसके बाद आपको पता ही है कि वो उड़ के यहाँ पर मेन सिटी के ऊपर भी हमला कर देंगे। तो इनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए गोन चोई को कहता है कि अरेंजमेंट करो और इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरी तरफ हम यहाँ पर गेट का सीन देखते हैं। यहाँ पर जिनबू सांग को लेकर आया होता है और मिलवाता है हान और ह्योन से। बेसिकली जिनबू हान से फेवर मांगता है कि ये लोग इनको भी मिशन के अंदर ले ले और इसे व्हाइट टाइगर गिल्ड ने ऑर्गेनाइज कराया होता है, इसीलिए ये मिशन बनाया गया है जिससे नए हंटर की प्रैक्टिस हो सके। इसी वजह से ये लोग एक सी रैंक के गेट के पास आए होते हैं। अब जिनबू का यहाँ पर आने का मेन मोटिव ये है कि वो सांग को ये दिखाना चाहता है एक हंटर के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल होता है। तभी यहाँ पर एक ए रैंक का हंटर किम जोम आता है और इसके स्किल काफी कमाल के होते हैं। लेकिन किम चोल यहाँ पर आते के साथ ही यहाँ पर परेशान हो जाता है। यहाँ पर दो ई रैंक के हंटर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ये बोझ बन जाते हैं। हान यहाँ पर इस स्ट्राइक टीम की कंपोजिशन संभालता है और बताता है कि इस टीम के अंदर एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के और 2 सी रैंक के और 2 ई रैंक के, यानी कि जिनबू और सांग टोटल 10 हंटर हो गए हैं इस टीम में। जब ये सारी बातें जिनबू यहाँ पर सोच रहा होता है तो वो कहता है कि अगर देखा जाए तो इस टीम के अंदर काफी खतरनाक और ताकतवर लोग हैं, काफी अच्छे खासे हंटर हैं। जबकि वो यहाँ पर देखना चाहता था सांग को ये मिशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये टीम देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा इन लोगों के लिए, जिससे कि उसका ये पूरा प्लान ही बर्बाद हो गया था। यहाँ पर हान जिनबू के पास आता है कि क्या तुम अपने मिशन के अंदर अपनी इवॉल्वमेंट थोड़ी कम कर सकते हो। हम ये चाहते हैं कि नए हंटर को भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिले और उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। तो जिनबू कहता है कि हाँ जरूर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो जैसे ही ये टीम गेट के अंदर जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि ये गेट पूरी तरह से बदलने लगता है और जिनबू ये चीज पहले ही नोटिस कर लेता है। वो देखता है कि ये गेट एक तरीके से रेड गेट बन जाता है। अब वो जैसे ही बात समझता है वो सांग का हाथ पकड़ के जल्दी से भागने ही वाला होता है, लेकिन ये गेट सील होना शुरू हो जाता है जिससे कि ये लोग बाहर ही नहीं निकल पाते। और थोड़ा सा फेस यहाँ पर जिनबू का बाहर होता है तो वो बाकी सबसे कहता है कि जल्द से जल्द प्राइमरी रेड टीम को कांटेक्ट करो, ये एक इमरजेंसी है। और ये गेट यहीं पर बंद हो जाता है। इधर बेग यान को कांटेक्ट करता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का गेट मास्टर होता है। ये न्यूज सुन के वो खुद ही शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक आम सा ही सी रैंक गेट था, एक रेड गेट कैसे बन गया। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता हूँ। अब ये लोग यहाँ पर फंस चुके होते हैं। यहाँ पर किम चोल इन लोगों से कहता है ये गेट एक रेड गेट में बदल गया है। तांग यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो पूछती है कि आखिर ये रेड गेट है क्या। तो जिनबू बताता है कि ये एक रेड गेट है, ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे गेट में हमारा कॉन्टेक्ट बाहरी दुनिया से खत्म हो जाता है और यहाँ से बाहर निकलने का केवल 2 ही तरीका है, या तो हम इस डंजन के बॉस को हरा दें या फिर ये डंजन खुद ही तबाह हो जाए और इसे तबाह होने में साल भी लग सकते हैं। जब ये सारी बातें जिनबू बता रहा होता है तभी सांग के ऊपर एक उड़ता हुआ तीर आता है, लेकिन जिनबू उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और एक दूसरे तीर से एक सी रैंक का हंटर मर जाता है। और ये तीर मारे होते हैं एक आइस एल्फ ने। दूसरा तीर यहाँ पर सांग के ऊपर आया होता है लेकिन जिनबू उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। और यहाँ पर एक हंटर पार्क होती है जो कि देख लेती है कि जिनबू के रिफ्लेक्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं और उसकी ताकत भी काफी कमाल की है। ये कोई आम ई रैंक का हंटर तो लग नहीं रहा, इसका लेवल शायद ई रैंक से ज्यादा है। ये टीम देखते है कि आखिर ये तीर आया कहाँ से। तो यहाँ
यहाँ पर दो आइस एल्फ बैठे होते हैं पेड़ के ऊपर। इन आइस एल्फ ने सबसे वीक को टारगेट बनाया होता है, जो कि होती है एक सांग और एक सी रैंक का हंटर, जो अब मर चुका है। जिसका मतलब ये है कि अब इन लोगों के अंदर इंटेलिजेंट है और ये स्ट्रेटेजी के साथ हमला करते हैं और ये जिन्बू और बाकी सबको चिढ़ाकर भाग जाते हैं, जिस पर यहाँ पे सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं और हाई अलर्ट के ऊपर आ जाते हैं। जिन्बू को भी यहाँ पर गुस्सा आता है, वो इस तीर को तोड़ देता है और सांग इस इंसिडेंट को देख के पूरा डर चुकी होती है और वो पूछती है जिन्बू से कि वो कौन है। जिन्बू बताता है कि वो आइस एल्फ हैं, हंटर इन्हें आइस एल्फ भी बोलते हैं। ये बिल्कुल बेरहम होते हैं और काफी खतरनाक भी। इसके बाद किम इन लोगों से बोलता है कि हम लोगों का कंटेंट बाहर से भी कट चुका है और ये सी रैंक का गेट एक रेड गेट में बदल चुका है। इसका मतलब है कि अब खतरा बढ़ चुका है, तो इसी वजह से वो अब सबको लीड नहीं कर सकता। यहाँ पर वो सजेस्ट करता है कि हम दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे, कि अगर हम यहाँ पर रहे तो हमारी जान भी जा सकती है। तो मारे जाने के डर से सभी लोग किम जोल की टीम में चले जाते हैं और किम जोल कहता है कि जो मेरे साथ जाना चाहता है वो ताकतवर होना चाहिए। साफ साफ वो कह रहा है कि जो सी रैंक से नीचे वाले हैं वो दूर ही रहो। और वैसे भी यहाँ पर एक दिन बाहर का 1 घंटा होता है, तो हो सकता है कि हमें कई महीने भी लग सकते हैं बॉस को हराने में और मुझे फालतू के लोग नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो ये लोग अलग हो जाते हैं। पार्क जिन्बू से पूछती है क्या मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, तो किम चोल कहता है और किम चोल मन में सोचता है कि क्या इसे सिंपैथी आ रही है इन लोगों के लिए बेवकूफ लड़की। तभी पार्क आती है और जिन्बू से कहती है कि वैसे तो किम चोल नोटिस नहीं कर पाया और तुम ई रैंक होने के बाद भी उसे नोटिस कर पाए। तो जिन्बू इस चीज को इग्नोर कर देता है। तो किम चोल कहता है कि हम मेन रोड की तरफ जा रहे हैं और जिन्बू कहता है कि हम लोग जंगलों की तरफ से जाएंगे। अब जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ों के ऊपर काफी बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं और ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई आइस बेयर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अब वो ए रैंक का हंटर मरने वाला है। और तभी यहाँ पर इनके सामने आइस बेयर आ जाता है और किम चूल की टीम के ऊपर हमला कर देता है और किम चूल काफी खतरनाक तरीके से उस बेयर को बीच से ही काट देता है। दूसरी तरफ पाक कह रही होती है कि जिन्बू यहाँ पर तो पंजों के निशान लगता है कि आइस बेयर यहाँ पर आसपास है। तभी जिन्बू कहता है कि अगर ये आइस बेयर की टेरिटरी है तो यहाँ पर सिर्फ हमारे इकलौते दुश्मन आइस बेयर ही हैं। कम से कम वो आइस एल्फ से तो कमजोर हैं, तो यही बेटर है मेरे ख्याल से। और पार्क सोचती है कि ये सही तो कह रहा है। तभी यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है। तभी जिन्बू अपनी इन्वेंटरी से गरम गरम कपड़े निकालता है। ये देखकर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं और तभी सांग उससे पूछती है कि असलियत में तुम हो कौन। तभी जिन्बू कहता है कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझसे कोई सवाल मत पूछो। एंड तभी जिन्बू के सामने एक बहुत बड़ा आइस बेयर आ जाता है और इधर जिन्बू अपना टाइटल चेंज करके उसे अपने एक घूंसे से ही मार देता है। और तभी यहाँ पर और भी आइस बेयर आ जाते हैं और जिन्बू अकेला ही इन सभी को ठिकाने लगा देता है। उसके बाद सारे के सारे लोग आइस बेयर के मीट को पकाकर खा रहे होते हैं और जिन्बू की बात कर रहे होते हैं। एंड तभी हमारा जिन्बू आइस बेयर के मेन ठिकाने पे पहुंच जाता है। आइस बेयर के सामने वो अपनी फाइनली शैडो मोनार्की पावर का यूज करता है और सारे सोल्जर को लेके आ जाता है और इसमें इगरस भी शामिल होता है। और ये चीज देख के मैं बताऊं तो भाई काफी कमाल का सीन होने वाला है। इधर हम देखते हैं कि शैडो आर्मी हार रही होती है क्योंकि आइस बेयर बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आइस बेयर का बॉस आ जाता है जिसने काफी सारे सोल्जर को मार रखा होता है और सारी की सारी पावर्स यूज हो चुकी होती है। एंड फिर तभी फाइनली इग्रिस आगे बढ़ता है बॉस से लड़ने के लिए और वह यहाँ पर इग्रिस बॉस की हालत खराब कर देता है और उसे काट पीट के रख देता है। और सही बता रहा हूँ, उसने इतना कमाल दिखाया होता है, उसका सर ही काट देता है और सर जाकर गिरता है जिन्बू के पैर के नीचे। और जिन्बू यहाँ पर खुद एग्री करता है, अगर उस समय एग्रिस के पास उसका तलवार होता तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि जिन्बू अब शैडो मोनार्क बन चुका है और किसी भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उन्हें अपना गुलाम बना सकता है। और वहाँ पर भी जिन्बू कुछ ऐसा ही करता है और आइस बेयर की शैडो को एक्सॉस्ट करके उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। तब यहाँ बेक 3 घंटे से अपनी टीम के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है और डोंगसुंग भी बाहर खड़ा होता है और वो ज्यादा बोर हो चुका होता है क्योंकि वो आया था जिन्बू को मारने के लिए, पर अब तो वो खुद ही रेड गेट के अंदर नहीं जा पाता। उसे लगता है कि उसे वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। पर उसे एक बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि अगर जिन्बू एक ई रैंक का हंटर है तो वो आखिर व्हाइट टाइगर गेट के सी रैंक गेट में क्यों गया, जिसके बारे में वो बेक से पूछता है। तब व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैसेंजर उससे कहता है वो मेरा दोस्त था जो कि बस यहाँ पर सी रैंक गेट को देखने आया था और इसी वजह से वो अंदर चला जाता है। तब डुंगसू उसका गला पकड़ लेता है, पर तभी बैक अपने मैसेंजर को बचाने आ जाता है और तब वो एस रैंक के हंटर आपस में लड़ने लगते हैं। गाइस, ये सीन तो काफी ज्यादा कमाल का था क्योंकि उसकी रोर को देख के सबकी फटने लग जाती है और ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी एस रैंक के हंटर आपस में लड़ते हैं तब वो पूरी की पूरी सिटी को ही तबाह कर देते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, पर हंटर एसोसिएशन का सेक्रेटरी शेड बनकर उन दोनों को बीच में ही रोक देता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने खुद जिन्बू का टेस्ट लिया था, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि जिन्बू की रीअवेकनिंग नहीं हुई है और वो अभी भी ई रैंक का हंटर है। तब डोंगसो भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि जिन्बू जैसा छोटा मोटा कीड़ा उसके भाई को नहीं मार सकता, तो ये काम पक्का ये नहीं कर सकता। पर गाइस, हम सबको तो असलियत पता है क्योंकि जिन्बू ने तो उसे मच्छर की तरह मार दिया था। तब वो डोंगसो से पूछता है कि अगर उसके बारे में उसे पहले से पता होता तो वो जिन्बू को मारने क्यों आया है। पर हम देखते हैं कि डोंगसो तो यहाँ बस मजे करने आया होता है और उसे बस किसी को मारने का एक रीजन चाहिए था जो कि उसके भाई
की मौत ने उसे दे दी, पर बेचारे को क्या पता कि ये मजा उसके लिए सजा बनने वाला है। तब यहाँ किम आइस बियर्स को मरा हुआ देखता है और उसे लगता है कि इन सभी बियर्स को आइस एल्फ ने मारा है, जिस वजह से वो दुम दमाकर वहाँ से भाग जाता है। पर तभी उसे दूसरे ग्रुप के साथी पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तब वो सोचता है कि इन जैसे फालतू लोगों से यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग मर रहे थे, जिस वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो देता है और वो अपनी साथियों के मौत का जिम्मेदार उन सभी को ठहरा रहा होता है। और उसे ये भी लग रहा होता है कि खाने पीने और बाकी सभी चीजों के पीछे पाक का हाथ है। तब वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी जिन्वो आकर उसका सर अपने हाथ से उड़ा देता है। बेचारा पहले से ही पिट कर आया होता है और अब अपने ही साथियों से पिट रहा है। तो गाइस ये बात सच है, कर्मा इज रियल। तब जिन्वो को एहसास होता है कि आइस एल्फ इनविजिबल होकर उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो उन सभी को सामने आने के लिए कहता है। तब आइस एल्फ का लीडर बारूका कहता है, मुझे तो लगा था कि बस यहाँ पर कचड़ा ही आया है, पर तुम तो काफी कमाल के लग रहे हो। तो हम देखते हैं कि जिन्वो उन आइस एल्फ की बात समझ रहा होता है और उनसे बातें भी कर पा रहा होता है, जिसे देखकर उसके साथी हैरान हो जाते हैं। तब जिन्वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ क्या सिस्टम की वजह से हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल हंटर्स के पास तो ऐसी कोई पावर्स होती नहीं है और शायद प्लेयर बनने की वजह से उसके पास ऐसी पावर आ गई है। और तब हम देखते हैं कि एक आइस एल्फ कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो रहा होता है और जिन्वो को लड़ने के लिए कह रहा होता है, पर जिन्वो उसका गला काट कर उसका वहम निकाल देता है। बेचारा लड़ने के लिए कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, पर जिन्वो ने तो उसका मजाक ही बना दिया। पर बारूका तो एल्फ्स का लीडर है, तो इतनी आसानी से तो मरेगा नहीं और वो बड़ी आसानी से जिन्वो के हमले से बच जाता है। बारूका जिन्वो से पूछता है कि वो तो इंसान है, नहीं तो वो इंसानों को बचा क्यों रहा है। तब उस टाइम आपको नहीं पता, बल्कि जिन्वो को भी शौक लगता है, क्योंकि अब तक वो सोच रहा था कि वो इंसान है। और वैसे ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जैसी पावर सब जिन्वो के पास है वैसी पावर किसी हंटर के पास भी नहीं। तब बारूका जिन्वो को बताता है कि वो एक इंसान इसलिए नहीं है क्योंकि उसे हमेशा एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे इंसानों को मारने के लिए कहती है। पर जिन्वो के सामने आते ही वो आवाज बंद हो गई है और जिन्वो को भी लगता है कि शायद सब कुछ ये सिस्टम कर रहा है। तब बारूका कहता है कि अगर तुम इंसान को मेरे हवाले कर दोगे तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे। तब जिन्वो बारूका से उसके बारे में पूछता है और उसके इंसानों को मारने के पीछे के कारण को। पर हम देखते हैं कि बारूका को कुछ कहने से पहले ही वो किसी तरह रिवाइड हो जाता है और वो जिन्वो को होंग को अपने हवाले करने के लिए बोलता है। वैसे ही गाइस यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। तब मैंने सोचा कि इसके पीछे शायद सिस्टम का ही हाथ होगा। सिस्टम जिन्वो से कोई चीज छुपा रहा है और वो क्या चीज है शायद हमें आगे जाकर पता चल जाएगा। और वैसे भी हमने पहले भी देखा है कि जिन्वो को ट्रेन करने के लिए सिस्टम उसे अलग अलग टास्क देता रहता है और जैसे जैसे वो अपने ओपोनेंट्स को हराता जाता है वैसे वैसे भी उसका लेवल अप होता रहता है। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है सिस्टम किसी तरह का गेट के साथ कांटेक्ट हो और जो ये रेड गेट है ये भी सिस्टम ने ही किया होगा। तब जिन्वो होंग को देने से मना कर देता है, जिस वजह से बारूका अपनी आर्मी को दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है। पर उस बेचारे को क्या पता था कि उसके सामने शैडो मोनार्क खड़ा था और तब वो अपनी आर्मी दिखाने लगता है, जिसे देखकर जिन्वो के साथी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें तो समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब बारूका इस लड़ाई के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और शैडो और हम देखते हैं कि आइस एल्फ तब जिन्वो के साथियों को भी समझ आ जाता है कि अगर वो ज्यादा देर तक इस लड़ाई के अंदर रहे तो कि वो कीड़ों की तरह मर जाएंगे, जिस वजह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और आइस एल्फ उन पर तीरों से हमला कर देते हैं। पर हमारा हीरो अपने साथियों को बचा लेता है। तब जिन्वो उन्हीं के तीरों को उनके पास भेज देता है। पर बारूका को देखकर जिन्वो को एहसास हो जाता है कि अगर वो इग्रिस के साथ मिलकर लड़ेगा तब भी बारूका को नहीं हरा सकता, तो इसीलिए कोई इसे ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जिसकी कॉम्पैक्ट पावर उससे ज्यादा हो। तब बारूका और जिन्वो आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जिन्वो अपनी मैजिशियन शैडो की मदद से उसके ऊपर आग का गोला फेंक देता है। पर हम देखते हैं कि इससे बारूका को कुछ नहीं होता और यहाँ पर किम भी अपने होश में आ जाता है। तब बारूका और किम जिन्वो की तरफ बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे लग रहा था कि अगर जिन्वो बीच से हट जाए तो ये दोनों आपस में ही लड़ जाएंगे। पर तब जिन्वो को एक आइडिया आता है और वो इग्रिस की मदद से अपने आसपास एक बर्फ का फ्लो बना देता है, जिसके जरिए वो इग्रिस की मदद से किम को मार डालता है और उसके शैडो को एग्जॉस्ट करके एक आयरन नाम की शैडो बना देता है। तब आयरन बारूका के साथ लड़ने लग जाता है और उसे अपनी दहाड़ से लड़ने का आह्वान देता है, जिसे बारूका इग्नोर नहीं कर पा रहा होता है और आयरन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब बारूका को आयरन के साथ लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो जिन्वो और इग्रिस को बुला लेता है। पर बेचारे को क्या पता था कि उसकी ये कितनी बड़ी भूल थी, क्योंकि जिन्वो अपने ड्रैगर से उस पर हमला करने लगता है और अपनी ब्लीडिंग और पॉइजन की पावर को एक्टिवेट कर देता है। पर बारूका ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती है, क्योंकि वो जिन्वो के अटैक को अपने इम्पोर्टेंट पार्ट से दूर कर देता है, जिससे कि उसे ज्यादा चोट नहीं आती। पर हम देखते हैं कि जिन्वो की शैडो उनके सारे साथियों को मार चुके होते हैं। तब बारूका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्वो पर अटैक कर देता है और जिन्वो अपने हथियार को उसके तरफ फेंक देता है, पर बारूका उसके हमले को डॉज कर लेता है। तब जिन्वो अपने हथियार को रूलर हेड की मदद से वापस बुला लेता है, जिस वजह से बारूका का हथियार टूट जाता है। तब जिन्वो आयरन की मदद से बारूका को पकड़ लेता है और जिन्वो के मैजिशियन बारूका पर हमला कर देते हैं, पर बारूका को
कुछ नहीं होता और वो आयरन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर जिन्बू गायब होकर उसे ड्रैगन मार देता है और आयरन की मदद से उसे क्रश कर देता है और इसी तरह जिन्बू हमेशा की तरह लेवल अप हो जाता है। एंड आयरन बारूका को बच्चे की तरह मार रहा होता है। अब जिन्बू सोचता है कि अगर इसका हल भी ऐसा है तो आगे इसका क्या होगा। तो इस पार्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए 50 लाइक कंप्लीट करवा दो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।